नमस्ते दोस्तों। रिवीजन की डेली करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 दिसंबर 2024 है और आज के दिन को हम ये चाहेंगे कि हमारे जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन हो जाए। और बस रिवीजन के तौर पे इसको हम देख रहे हैं, जो कि आपको पता होगा कि ये राजा गुप्ता करंट अफेयर्स जो है उनके टेलीग्राम चैनल से ये लिया गया है। तो आज की मोटिवेशन जो लाइन है, जो कि दिन भर आपको ऊर्जावान बनाएगा। अपनी स्थिति से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देता है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हम रहते हैं असल में वो चीज दिखाते नहीं है, कहीं उससे ज्यादा दिखाते हैं। बट वो दिखावे के चलते हम लोग अंदर ही अंदर कर्जदार बन जाते हैं, जिसके जिम्मेदार हम स्वयं खुद होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नेटुम्बो नंदी नदैत्वा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो आपको पता होगा कि अभी जो है वो नमीबिया में इलेक्शंस हुए हैं, तो वहां पे जो है वो आपका नेटुम्बो नंदी नदैत्वा जो है वो वहां के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो नियुक्ति हो चुकी है उनकी। तो आइए इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स जानते हैं। तो आपको पता होगा कि नेटुम्बो नंदी नदैत्वा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। और हाल ही में हुई राष्ट्रपति चुनाव में नेटुम्बो नंदी नदैत्वा को 57% वोट प्राप्त हुआ है। मतलब अगर 50-50% मिलता तो वो इक्वल रह जाता, लेकिन 7 दूनी के 14 वोट से ये जीत गए हैं। 7 तो इधर हो गया और 7 उधर उसका कम हो गया, यानी कि 7 दूनी 14% ये वोटों से जो है वो जीत गई है। यानी कि 57 वोट इसको प्राप्त हुआ है और इससे इलेक्शन ये जीत गए हैं। और अब जो है वो नामीबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट मिल गई है। वह नामीबिया की 8वीं राष्ट्रपति बने हैं और वह नामीबिया के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री का पद भी संभाल चुकी है। ऐसा कोई बात नहीं है। आइए नामीबिया की लोकेशन को कुछ इस तरीके से देखते हैं। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, जिसकी लोकेशंस आप देख सकते हैं, जिसकी राजधानी बिंडहक है और जहाँ की मुद्रा जो है वो आपका नामीबिया डॉलर है। नामीबिया के पड़ोसी देश के लिस्ट की बात करते हैं तो आपका अंगोला हो जाती है, बोत्सवाना यहीं पे पड़ती है इसके बगल में ही। उसके बाद में आपका पड़ जाती है जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका। आइए नामीबिया के बारे में और भी बातें जानते हैं। नामीबिया को आपको पता होगा कि नामीबिया दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देश में से एक है। नामीबिया पर 1884 ईस्वी में इसको आजादी मिला है। हालांकि 1884 से पहले इस पर जर्मनी जो है वो अधिकार जमाया हुआ था। नामीबिया में नामीबिया में वेल्ड वेल्ड नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। कुछ वर्तमान लिस्ट की बात करते हैं जो कि आपका देश भर में है। जैसे थाईलैंड के प्रधानमंत्री बनिए पाइतोंगतार्न वात्रा, जिसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। दीना बोलुआर्टे ये पेरू की राष्ट्रपति हैं। और हॉल टॉमस डोटीर आइसलैंड की राष्ट्रपति। और मैया सैंडू ये आपका मोल्दोवा के राष्ट्रपति हैं। अब कुछ यहाँ पे ट्रिक्स जो लग सकती है वो मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि नेटुम्बो नंदी नदैत्वा है, तो इसको आप नंदी से याद रख सकते हैं कि ये नंदी जो है वो आपका शिव का भक्त हुआ करते थे, जिसके सामने वो पूजा करते थे। तो नंदी से आप देखिए कि शिव के सामने वो पूजा करते थे, मतलब उसके दासी बन के, यानी कि उसके मतलब रोज रोज ख्याल रखते थे। उनके हर एक चीजों को ख्याल रखते थे। तो नंदी और नामीबिया ये दोनों आपस में कोरिलेट हो रही है, इसे याद रख सकते हैं। बाकी एक और, ये तो आपको पता याद ही होगा कि इसके पड़ोसी देश हैं आओ अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी बिंडहक है।
नामीबिया क्रेदन बिंडक, ये तो छोटे में ही आप याद कर चुके हैं। और नामीबिया दुनिया का सबसे कम आबादी वाला देश है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद में 1884 में इसको जो है वो नामीबिया को अपना उपनिवेश बनाया था। और उसके बाद में यहाँ वर्ल्ड नाम की घास के मैदान पाए जाते हैं। याद करने वाली बात ये है, अब देखिए यहाँ पे पाई पाईतोंग तार्न सीन वात्रा, थाईलैंड। थाईलैंड में जब हम जाते हैं तो थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, आपको पता होनी चाहिए। तो थाईलैंड हम जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलता है। मतलब वहां पर हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे सीन देखने को मिलता है। मतलब वहां की यात्रा हमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है। तो क्वात्रा यानी कि वात्रा, क्वात्रा यानी कि थाईलैंड की जो यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो ये वात्रा से याद रख सकते हैं। अच्छा, पेरू की राष्ट्रपति को कैसे आप रख सकते हैं? जब भी कोई भी चीज हम करते हैं तो वो दिन में करते हैं, लेकिन रात में हम क्या करते हैं, दारू के काम करते हैं। यानी कि पेरू, दारू। तो दिन में हम जो करते हैं वो ओरिजिनल काम करते हैं, और रात में हम दारू की काम करते हैं। हॉल टॉमस डोटीर, जो कि आइसलैंड की राष्ट्रपति बनी है। इसको आप देखिएगा कि जब भी हम कोई चीज बनाने के लिए सोचते हैं, जैसे कोई आइस की कोई गुफा बनाना चाहते हैं, तो जब भी बनाना चाहते हैं तब हम लैंड पर सोचते हैं, लैंड पर। और जब लैंड पर बनाते हैं तो वो एक पूरी तरह से हॉल तरीका से हो जाता। तो आइसलैंड के राष्ट्रपति हॉल टॉमस डोटीर। मैया सैंडू के मोल्दोवा की राष्ट्रपति, ये मैया सैंडू। अब मैया सैंडू मतलब वही आया कि मम्मी जो है वो सैंड में क्या करती है, दीपक जलाती है। मम्मी जो है वो सैंड मतलब कि बालू में दीपक जलाती है। मोल्दोवा, मोल्दोवा मतलब दो दो दीपक जलाती है। कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ करके। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का प्रोवा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का प्रोवा 3 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो आपको पता होगा कि ये जो लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का प्रोवा 3 मिशन, वो किया आपका इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स को जानते हैं। अब प्रोवा 3 का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका फुल फॉर्म होती है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एटोनॉमी, एटोनॉमी होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C59 प्रोवा 3 मिशन लॉन्च किया। आपको पता होगा कि जो हमारे लॉन्चिंग जो है एरिया जो है श्रीहरिकोटा सतीश धवन से, हम लोग जो है वो हमेशा लॉन्च वहां से करते हैं, और वहीं से हमारा जो है वो लॉन्चिंग पॉइंट बोली जाती है। तो प्रोवा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, वहां पे जो है इसका मकसद सूर्य के कोरोना को अध्ययन करना। सूर्य के कोरोना के अध्ययन का मतलब है कि जो जो हमारे जो सूर्य होते हैं, सूर्य के चारों ओर जो धब्बे होते हैं, उसको स्टडी करना जो है वो हमारा मकसद है। इस मिशन में दो छोटे सैटेलाइट होंगे, जिसका नाम रहेगा कोरोना ग्राफ और आपका ऑक, ऑक, ऑकल्टर, दो नाम है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बारे में जान लीजिए। यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना, तो यूरोपियन होती है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी होती है, जिसकी स्थापना होती है 30 मई 1975 को हुई थी। और इसमें जो है वो आपका 22 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी मुख्यालय पेरिस और फ्रांस में है। महत्वपूर्ण चीजों को देख लेते हैं, जैसे इसरो का सुक्रियान वन मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। हमारा जो मिशन है कि शुक्र को अध्ययन करना है, उसके लिए हमें सुक्रियान वन को भेजना होगा। 2028 तक हम लगभग इसको भेज देंगे। भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक चालू करने की योजना बना रहा है। मतलब
हर एक जो जो आपको पता होगा कि अंतरिक्ष स्टेशन होता है जहाँ से हमारे जो स्पेस में जाते हैं वो वहाँ के बारे में स्टडी करते हैं, वहाँ से सारी चीज को भेजते हैं। तो बाकी सब देशों की है, हमारा इंडिया का नहीं है। तो हमारा गोल्स है कि हम 2035 तक इसको बना लेंगे। इसरो और नासा की संयुक्त मिशन के द्वारा शुभांशु शुक्ला को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाएगा। और इस सोमनाथन के अनुसार मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2026 में लॉन्च होने की संभावना है। तो इसको जो है वो सोमनाथन जो बोल रहे हैं वो आपका जो है वो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2026 तक लॉन्च करने की ये संभावना बताई जा रही है। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने। आपको पता होगा कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही अभी महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुआ था, जिस पर जो है वो ध्रुव राठी ने एक वीडियोस बनाया था जिसमें आप देखे होंगे किस तरीके से वहां पे जो है वो इलेक्शंस जो है वो कराई जा रही है। तो वहां पे फाइनल हो चुका है कि अब वहां के सीएम जो बनेंगे वो बनेंगे आपका देवेंद्र फडणवीस है। और मुझे लगता है कि आज जो है वो उनका शपथ भी लिया जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस जो है वो आपका महाराष्ट्र के तीसरी बार जो है वो सीएम बन गए हैं, ये जो है इस लगा करके। और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार आपको पता है कि 2019 में इन मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद जो है वो इनकी सरकार वहां पे चल नहीं पाया था, मतलब गिर गया था, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं तीनों जो है वो भाई जो है वो खड़े हैं। एक तो आपको पता होगा कि ये बीजेपी के शिवसेना है, और एक तो आपका ये है क्या इसका नाम है अजीत पवार, यही तो नाम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गठबंधन युक्ति ने 288 विधानसभा के सीटों में से 228 सीटें जीती है। आपको जैसे कि पता होगा कि महायुक्ति में अच्छा हाँ, इन तीनों का जो गुट जो है उसको बोलते हैं महायुक्ति बोलते हैं। और महायुक्ति में बीजेपी ने 132 सीटें जीती है। और शिवसेना जो शिंदे पार्टी से है वो 55 सीटें जीते हैं। और अजीत पवार जो कि आपका एनसीपी से है वो आपका 41 सीट जो है वो अर्जित किया है। जबकि कांग्रेस के गठबंधन ऐसा लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन कांग्रेस जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। आपको पता होगा कि गठबंधन महाविकास अघाटी ने 47 सीटें और अन्य ने 13 सीटें जीती है। तो कांग्रेस जो है वो ज्यादा नहीं चल पाया। आपको पता होगा कि जो हमारा महाराष्ट्र का लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे गुजरात जो है वो इससे 1 मई 1960 को गुजरात जो है वो इससे अलग हो गया था। जिस इसके बाद इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है 1 मई 1960 को। और इनके पड़ोसी राज्यों की आप देख सकते हैं, यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ उसके बाद में यहाँ पे तेलंगाना है। और यहाँ पे आपका जो है वो आपका किसको क्या बोलते हैं, कर्नाटका बोलते हैं। तो इनके पड़ोसी राज्य ये हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो आपका सीपी राधा कृष्णन है। और यहाँ पर विधान परिषद की सीटों की संख्या 78 सीटें हैं। आपको पता होगा कि जो महाराष्ट्र जो है वो स्पेशल एक जो है वो राज्य बन चुका है, जो कि गाय माता को राज्य माता के इन्होंने दर्जा दिया है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 288 सीटें हैं, और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। और लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितना है, तो लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। यहाँ पे कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तो ये 5 साल चेंज नहीं होंगे। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं वो आपका देवेंद्र फडणवीस बने। अब देखिए, जब भी हमें बात करते हैं महाराष्ट्र की तो हमें याद आती है कि ये मराठा साम्राज्य है। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी वहां के रहने वाले थे। छत्रपति शिवाजी का वहां शासन चलता था। और छत्रपति शिवाजी जो है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे। पूरे विश्व भर में उनकी जो है वो शासन इतनी ज्यादा रहती थी छत्रपति शिवाजी की, वो हमेशा अपने साथ एक चाकू रखते थे।
और वो जैसे ही कोई दुश्मन से अटैक कर देते तो वो छोटे चाकू से उड़ा देते थे। तो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध थे इतने ज्यादा कि लोगों को जो है वो छत्रपति शिवाजी की सुन करके जो है वो फटने लगता था। तो वहां पूरे विश्व भर में यानी कि फटना 20 यानी कि पूरे विश्व भर में वो जो है वो जो प्रसिद्ध थे विश्व और उनके बारे में सुनते थे तो वो फटने लगता था वो सभी को। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से एक चीज और हमें क्लियर करनी है कि इसकी स्थापना दिवस जो है वो 1 मई 1960 का। तो 1 मई से ऐसे ही आप रखिएगा मजदूर दिवस के रूप में आप याद रखिएगा कि मजदूर दिवस जो है वो जब मजदूर दिवस आती है तब हमारे गुजरात और महाराष्ट्र जो कि बिजनेसों का कहा जाता है कि भंडार है गुजरात में। तो वो दोनों जो है वो गुजरात और आपका जो है वो महाराष्ट्र जो है वो मजदूर दिवस में अलग हो जाते हैं। राजधानी मुंबई बताने की चीज नहीं है। राज्यपाल वहाँ के राधा कृष्णन है। राधा कृष्णन इसलिए है क्योंकि जो वहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो राजा थे वो हमेशा जो वो रहते थे वो कृष्ण की तरह राजा बन के रहते थे। इसलिए राधा कृष्णन के बारे में आप याद रख सकते हैं। उसके बाद हम विधानसभा विधान परिषद और विधानसभा और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप कुछ ट्रिक्स तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन इन चारों को एक बार देखिएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में आपका 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं और विधान परिषद में 78 सीट है। कल का जो प्रश्न है उसकी आंसर है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका सिस्मोग्राफ का। विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है वो आपका भारत है। और रेबीज का टीका किसने डेवलप किया है। तो वो किया आपका लुई पास्चर ने। आज के लिए क्वेश्चन जो है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है तो आपको पता होगा कि ये 4 दिसंबर को मनाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं और 3 दिसंबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं और 4 दिसंबर को आपको पता होगा नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आइए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। 4 दिसंबर 1971 को नौसेना ने एक ऑपरेशन ट्राइडेंट के जरिए पाकिस्तान को धूल चटा दिया था, करारा जवाब दिया था। इसके बाद जो है वो हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया था। अब हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने ही सगे भाई से क्या ही लड़े, इसमें क्या ही है। अगर लड़ना है तो चीन से लड़ो, उसकी नामो निशान मिटा दो। इस युद्ध यह युद्ध 7 दिनों तक चला था जिसमें भारतीय नौसेना को विजय मिली थी। जिसके बाद 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को जानते हैं। जैसे 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाई जाती है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में मनाती है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 19 दिसंबर को गोवा दमन व दीप मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है आपका चेन्नई में। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स को जानते हैं। चेन्नई 15 वर्ष के अंतराल के बाद
4 से 6 दिसंबर को विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा। इसका जो आयोजन जो है वो विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस यानी कि WMTC कांग्रेस जो है वो इसका आयोजन जो है वो कराया जा रहा है। हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में 17 देश और 21 सदस्य संगठनों के जो है वो पार्टिसिपेट हुए हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शामिल होकर। 2024 की जो थीम रखा गया है वो आपका है समुद्री नवाचार, स्थिरता, AI एकीकरण और वैश्विक व्यापार कनेक्टिविटी। महत्वपूर्ण सम्मेलन की बात करते हैं जैसे कि रेड सी फ्लिप फेस्टिवल 2024 का आयोजन सऊदी अरब की जिद्दा शहर में किया गया है और सऊदी अरब की रियाद शहर में UNCCD के कैप 16 का आयोजन किया गया है। अब नॉलेज की फैक्ट्री में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जानते हैं कि कहता है कि किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था। तो किसने भेजा था? तो अशोक सम्राट ने भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभ्यारण्यों में विभाजित है? तो कितने अभ्यारण्यों में विभाजित है? 15। अशोक का शिलालेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो किस अन्य स्थान पर पाया गया? अफगानिस्तान पर। करें किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो आपका है कि वो मिलता है आपका परिशिष्ट पर्व में। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? सैंड्रोकोटस। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपका हुआ है मुद्रा राक्षस। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? आपको पता होगा 2024 में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो आपका है जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रोल कॉटन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसके जो है वो कितने साल जो है वो पूरा हो चुके थे? आपको पता होगा 2024 में जो है वो केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की जो है वो आपका 100 साल पूरा हो चुके हैं। इससे पहले जो है वो उसकी स्थापना हुई थी 1924 में। तो 1924 में अगर आप 100 साल जोड़ते हैं तो 2024 आ जाती है। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल्स को जानते हैं। हाल ही में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना के 100 साल पूरे हो गए हैं। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर आईसीएआर का मतलब होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होती है। तो इसका जो है वो हाल ही में 100 वर्ष पूरा हो चुकी। इसकी स्थापना जो स्थापना दिवस जो था वो आपका 1924 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आपको पता होनी चाहिए कि मुंबई में स्थित है और ये कपास के लिए ही स्थापना की गई थी। यह संस्थान कपास क्षेत्र में अनुसंधान करने का कार्य करता है, रिसर्च करने का काम करता है। आइए जानते हैं आईसीएआर। आईसीएआर का मतलब होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो होती है। ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग कृषि मंत्रालय के तहत आता है और इसकी स्थापना जो होती है वो आपका 16 जुलाई 1929 को हुई थी। यह परिषद देश में कृषि के लिए एक सर्वोच्च निकाय है। भारत के अनुसंधान केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपका ट्रॉम्बे मुंबई में है और उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र आपका CDAC पुणे महाराष्ट्र में और रमन अनुसंधान संस्थान आपका बेंगलुरु में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। भारतीय
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका न्यू दिल्ली में है, और आपका भारतीय भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका मुंबई में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका रुड़की में है। आपको पता होना चाहिए ये सब बातें। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया है और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया है। मतलब ऐसा कौन सा देश है जो कि अभी हाल ही में मार्शल लॉ अपने देश में लागू कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश मार्शल लॉ को हटा दिया गया। तो ये है साउथ कोरिया। जी बिल्कुल, साउथ कोरिया इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया तो किंग जॉन उन का देश है। तो साउथ कोरिया में जो है वो मार्शल लॉ को लगाया गया है, और उसको कुछ ही घंटे में जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट तो किया है, और कुछ ही घंटों में उसको रद्द कर दिया गया। आइए जानते हैं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति। जैसे आपको पता होगा कि कई सारे देश में प्रधानमंत्री जो होती है वो सबसे बड़े होते हैं, लेकिन कई सारे देशों में जो होती है वो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं के पास होती है। तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति है वो आपका है यूसुक येओल। यूसुक यूसुक येओल है ने 3 दिसंबर 2024 की रात को देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है यूसुक योल हैं, और वो 3 दिसंबर 2024 को रात में मार्शल लॉ अपने देश में लागू कर दिया था। 4 दिसंबर 2024 को संसद ने मार्शल लॉ के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके इसको रद्द कर दिया गया। जब इन्होंने 3 दिसंबर की रात को जब अपने देश में यानी कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ को इन्होंने पारित कर दिया, तब वहाँ की संसद जो होती है उसमें जो है वो एक प्रस्ताव पारित हुआ, और उसके खिलाफ जो है वो उस मार्शल लॉ को जो है वो रद्द कर दिया गया। अब आइए जानते हैं दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ 16 बार लगाया जा चुका है, और आखिरी बार जो लगा है वो आपका 1979 में लगाया गया था। मार्शल लॉ का मतलब देश के संविधान को निलंबित करना। मार्शल लॉ मार्शल लॉ लगने का मतलब होती है कि जो देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रद्द कर दिया गया है, मतलब निलंबित कर दिया गया, और नागरिक शासन को सैन्य शासन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। यानी कि वहाँ का जो नागरिक का जो शासन है वो नागरिक का शासन को मतलब छीन लिया गया है, और अब जो है वो वहाँ पर शासन जो करेगा वो मिलिट्री करेगा। यानी कि जब मार्शल लॉ लग जाती है किसी भी देश में, तब वहाँ के नागरिक की कोई भी अधिकार नहीं रहती है। वहाँ का जो सैन्य पावर होती है, जो मिलिट्री मिलिट्री रूल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। सारा रूल्स उसके पास चली जाती है, सारा सैन्य व्यवस्था उसके पास चली जाती है। मार्शल लॉ को हम आपातकाल भी कह सकते हैं, और भारत के मार्शल लॉ को आपातकालीन कहा जाता है। और इसे भारत में आखिरी बार 1975 यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो ये लगाया गया था। अगर ये लगा दिया जाता है मार्शल लॉ, तो उसकी जो है वो जो कार्य करने की जो टाइम पीरियड है, मतलब कि जो टेन्योर है वो बढ़ जाती है, और ऐसे में जो है वो उनकी जो है वो पावर की रक्षा करने के लिए ये कर लेते हैं। अब ये लगाया क्यों गया था, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति वहां के यून है। तो यून द्वारा मार्शल लॉ को क्यों लगाया गया था, 2024 में देश की हुई संसदीय चुनाव में जो विपक्षी दलों था वो भारी जीत हासिल कर ली थी, और इसमें जो है वो राष्ट्रपति यूसुफ योल की सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी कोरियाई संसद में अल्पमत जो है वो ये प्राप्त किए थे। अब ये अल्पमत प्राप्त किए थे, तो इसीलिए जो है वो ये मार्शल लॉ को लगा दे रहे, ताकि उनकी जो है वो मतलब जांच करने की जो है, और आपका जो है वो उसके रहने की जो जो टेन्योर है, टाइम है, वो बढ़ सके। इस कारण राष्ट्रपति यूसुक योल दक्षिण कोरिया के संसद में अपना कानून पारित नहीं करवा पा रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से ही राष्ट्रपति यूसुफ योल और उनकी पत्नी कई घोटाले में फंस गए हैं, और विपक्षी दल भ्रष्टाचार के आरोप के लिए उसकी उसकी
पत्नी के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब उनकी पत्नी के खिलाफ जो है वो जांच मांग किया जा रहा है। तो उसी के लिए जो है वो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे साउथ कोरिया में इन्होंने क्या कर दिया, मार्शल लॉ को लगा दिया, ताकि जो है वो इसमें जो है वो जो सेना जो है वो एक्टिव हो जाए, पूरा तरीका से जो है वो जांच में आ जाए, इस तरीका से वो करे। और उसका साथ देगा यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो कि फुल्ली पावर में है, तो ये आराम से दे दे। दक्षिण कोरिया के बारे में जानते हैं, जिसकी राजधानी सियोल है। वहाँ के राष्ट्रपति यूसुक येओल है, और वहाँ की मुद्रा जो है वो आपका कोरियाई वोन है। तो ये सब आप जान गए। काफी ज्यादा ये दुखद बातें हैं कि एक 6 घंटा के लिए ये जो है वो मात्र लगाया गया था यहाँ पर। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में एक गेम होती है जिसमें जो है वो एक भारतीय जो है वो जीत गया है। तो कहता है कि एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो वो आपके बने हैं पवन कामपेली बने हैं। पवन कामपेली ने थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीत लिया है। और जीतने के बाद इसको जो है वो पवन कम्पेली को मिस्टर टॉम बॉय के नाम से भी जाना जाने लगा। उन्होंने उन्होंने ई फुटबॉल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी मोबाइल फोन, गेमिंग कंसोल आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट पर गेम खेलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2025 में जो होने वाली है वो सऊदी अरबिया के पहला ओलंपिक एयर इन ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन करेगा। और एशियाई स्पोर्ट्स खेल प्रतियोगिता 2024 में थाईलैंड 2 गोल्ड मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा। 1 गोल्ड मेडल के साथ इंडोनेशिया को दूसरा, और 1 सिल्वर मेडल के साथ मलेशिया और तीसरी स्थान हासिल हुआ है। भारत जो है वो इस स्थान में चौथे स्थान पर रहे। इन खेलों का आयोजन एशियाई इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय जो है वो आपका हांगकांग है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि टर्नर पुरस्कार 2024 किसने जीता है। तो आपको टर्नर पुरस्कार 2024 जो जीता है वो आपका जसलीन कौर ने जीता है। और आपको पता होगा स्कॉटलैंड की कलाकार जसलीन कौर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ने ब्रिटेन के प्रमुख कला पुरस्कार टर्नर पुरस्कार को इन्होंने जीता है। और कौर को उसकी प्रदर्शनी अल्टर ऑल्टर के लिए सम्मानित किया गया है। कौर को लगभग 32,000 अमेरिकी डॉलर भी इसके लिए इनको मिला है। 1984 में स्थापित टर्नर पुरस्कार हर साल किसी ब्रिटिश कलाकार को असाधारण प्रदर्शनियों का या परियोजनाओं के लिए दिया जाता है। असाधारण मतलब वो कि साधारण से ऊंचा, मतलब अलग। अब यहाँ पे कई सारे पुरस्कार 2024 में दिया गया है जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम किए थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार वो आपका आलोक शुक्ला को मिले हैं। लच्छू महाराज पुरस्कार पंडित राजेंद्र गंगानी को मिला है। ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स जो मिला है वो आपका एआई एंकर सना को मिला है। और आपका कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जो मिला है वो आपका जीना जीना जस्ट को मिला। किस देश ने अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो किस देश में अंटार्कटिका में वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है। तो केंद्रीय निगरानी जो खोला है वो आपका चाइना खोला है। आपको पता होना चाहिए कि चीन ने अंटार्कटिका में अपने पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का उद्घाटन किया है।
हालांकि इनका उद्देश्य जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि पैसा कमाना है, ऐसा कुछ नहीं है, निगरानी। यह स्टेशन अंटार्कटिका महाद्वीप पर शोध कार्य के लिए खोला गया है। यह वायुमंडलीय घटक सांद्रता परिवर्तनों का निरीक्षण करेगा। अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारतीय है। भारत अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 बनाने जा रहा है। मतलब भारत जो है वो ऐसा कोशिश भारत के द्वारा जो है ऐसा किया जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ये सब जो है वो आपका चाइना उना के द्वारा ये कुछ अपना पर्पस रखते नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना। तो आइए एक नजर हम जो है वो डाल लेते हैं कल के करंट अफेयर और आज के करंट अफेयर पर। तो आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं वो आपका सुमित धर्मवर्धन बना है। और उसके बाद में श्री श्री रविशंकर किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आपका किया गया है वो फिजी। हाल ही में तूफान ट्रॉमी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो किस देश को प्रभावित किया है तूफान ट्रॉमी ने? तो आपका किया वियतनाम को। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कितने कितने पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष दक्ष पदक प्रदान किया गया है? तो कितना किया गया है? 463। और डेमचोक सेक्टर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है जहां भारतीय सेना ने गश्त शुरू की है? तो आपका क्या है? लद्दाख ने। यूनेस्को ने भारत के किस राज्य को धरोहर पर्यटक का सबसे बेहतर गंतव्य घोषित किया है? तो आपका पश्चिम बंगाल। केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को 11-12 से संशोधन कर क्या करेगी? तो वो 2022 से 23। भारत का कौन सा शहर विश्व एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो आपका है वो आपका न्यू दिल्ली। 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान के कितने वर्ष पूरा होंगे? तो वो 9 वर्ष पूरा होंगे। तेलंगाना राइथू भरोसा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आपका किया गया तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका बनाया गया है तमिलनाडु में। भारत में किस कंपनी ने ऐप के माध्यम से देश में पहली जल परिवहन सेवा शुरू की है? तो आपका किया है उबर ने। और ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो आपका किया गया ब्रेन रूट ने। किस राज्य ने रातापानी अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना जारी किया है? तो आपका क्या मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किस देश ने पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की है? तो आपका किया है स्पेन ने। लुसेंट की कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो आपका नहीं लगती है मेघालय। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल की लगती है। आगे देखते हैं निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से नहीं मिलने वाला आपका मणिपुर है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के उहेनिस्ट नहीं है? तो आपका असम है। भारत नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। तो आपका सिक्किम और बिहार। भारत के किस देश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? तो वो आपका है सिक्किम। अब आइए आज के प्रश्न को कितने ध्यान से आप लोगों ने किया है। महाराष्ट्र में विधानसभा के कितनी सीटें हैं? तो आपका 288। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका है ट्रॉम्बे। यूसुफ किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपका है दक्षिण कोरिया। टर्नर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका कला के क्षेत्र में। निम्न में से कौन अंटार्कटिका में भारत का स्टेशन है?
तो आपका उपयुक्त में सभी का स्टेशन जो है भारतीय नौसेना दिवस 2024 कब मनाया गया है, इसके बारे में आपको लिखनी है। और महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, इसके बारे में भी आपको लिखना है। और ये पिक्चर्स किसके हैं, इस पिक्चर के बारे में आपको 5 लाइनें लिखनी है। इसके साथ मैं आपको कल मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।